अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ का, वो है आइडियोलॉजिकल बेसिक्स ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड अल्लामा इकबाल। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट पर्सनालिटीज़ कि उनका पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में क्या राय थी, जिसमें से सैयद अहमद ख़ान और चौधरी रहमत अली को हमने डिस्कस किया था। आज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अल्लामा इकबाल. Allama Iqbal let's start the topic. In his famous presidential address at the Allahabad 1930, he demanded a separate state for a Muslim so that they might lead their life in accordance with their religion and the culture. He said the formation of the consolidated Northwest Indian Muslim states appears to me to be a final destiny of the Muslim, at least of the Northwest India. The life of the Islam as a cultural forces is a large country very largely depends on its centralization in a specified territory. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and the Islam. उन्होंने अपने खुतबे में कहा, 1930 में जो उन्होंने खुतबा दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि नॉर्थ वेस्ट इंडियन जो मौजूदा पाकिस्तान है, ठीक है, उसको मैं एज ए सेपरेट कंट्री देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो मुसलमानों की आबादी है वो ज़्यादा है। तो वो आने वाले दिनों में वही मुसलमानों की डेस्टिनी होगी, यानी कि मुसलमान उसी एरिया को अपना एक अलग मुल्क बनाएंगे, जहाँ पे वो अपनी कल्चरल फोर्स अपनी जो ज़िंदगी है वो इस्लाम के मुताबिक गुजार सकेंगे. Lama Muhammad Iqbal asserted that the Hindus and the Muslims could not live together in the country, hence sooner or later the Muslim would succeed in the winning in the separate state. He turned down the idea that only one nation exists in the subcontinents, accepting Islam a complete system. Lama Muhammad Iqbal clearly. मोहम्मद इकबाल ने उस टाइम कहा था कि मुसलमान और हिंदू कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इन दोनों के जो रहने सहन सहन का तरीका है वो दोनों से डिफरेंट है. उन्होंने इस चीज़ को भी उजागर किया कि जो सब कॉन्टिनेंट है बर सगीर है, उसमें सिर्फ एक तरह के लोग नहीं रहते, वहाँ पे दो अलग कौमें रहती हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं. India is the continent of the human groups belong to different races speaking different languages and professing different religions. It was the prime duty of all the civilized nations to show utmost regard and reverence for the religion, principle, cultural, and the social values of the other nation. उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के बारे में कहा था कि इंडिया जो है वो एक कॉन्टिनेंट है जिसमें एक तरह के लोग नहीं आते, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, जिनका बोलने का तरीका, जिनका रहन सहन का तरीका, उनका मजहबी इकदार सब एक दूसरे से डिफरेंट है. तो यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको एक दूसरे के प्रिंसिपल्स, कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ की कदर करनी पड़ेगी. लमा इकबाल give the way of that the Muslim due to the Islam forms a millet and their power and strength depend only on the Islam. In his poetry, he presented the key on the basis of Muslim millet. उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए भी मुसलमानों को एक मिलत की हैसियत में उजागर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की. अपनी मिलत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क नस्ब बर इन्हसार, कौम मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी. Don't presume that your nation is like the nation of the West.
The people who believe in the Prophet have distinct formation of the nation. The Western community depends upon the territorial and the racial basis, whereas your Islamic community is strengthened by the force of the religion. लामा इकबाल ने अपनी शायरी में कहा था कि आप जो अपनी नेशन का इक़दार है वो मगरिब के साथ मिला के ना करें। वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो नेशन की फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है उनके एरिया पे और उनके रेसल बेसिस पे, और इस्लाम की जो कम्युनिटी है वो बेस करती है ऑन द रिलीजन। He advised the Muslim to accept every aspect of the religion and to break the ideals of the color and greed. तो अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को एडवाइस किया था कि आप अपने मज़हब को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट कर लें और अपनी जो कौमियत है उसको रंग और नस्ल की बुनियाद पे ना रखें। Break the idols of the color and greed and observe yourself into one nation so the तुरानी, ईरानी और अफगानी may lose their existence. बड़े सगीर में जो लोग रहते थे वो क्योंकि डिफरेंट कॉन्टिनेंट से और डिफरेंट एरिया से आए थे तो यहाँ पे हर तरह के लोग रहते थे। तो अल्लामा इकबाल का यही कहना था कि मुसलमानों को पूरा की पूरा मुस्लिम रिलीजन की तरह रहना चाहिए ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए कि फ़लाँ बंदा ईरानी है, फ़लाँ अफगानी है। सब के सब यहाँ पे एक तरह के मुसलमान ही नज़र आए। He considered that all the Muslims living in any part of the world form one millet. Therefore, he gave the message to the Muslim living from the shore of Nile to the land of the Kashgar to be united for the protection of Haram. इनका एक और मशहूर शेर है, एक हम मुस्लिम हरम की बासबानी के लिए नील के सैल से लेकर तबखा की काशगर, कि पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाए ताकि वो हरम की बासबानी कर सके। The ideology of the Pakistan, according to Qaid-e-Azam, the territories having Muslim majority, that is Punjab, Bengal, Assam, Sindh, Northwest Frontier Province, and the Balochistan, should be put together to form a Pakistan where people may lead their life in accordance with the principle of their religion, civilization, traditions, ethics, and economics. The Muslim may run the affair of the states according to their values freely. तो कायद अज़म के मुताबिक जो पाकिस्तान की आइडियालॉजी थी, उन्होंने क्या कहा था कि पंजाब, बंगाल, असम, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये जो चार सूबे हैं, इन सबको मिला के एक अलग मुल्क बना दिया जाए जो पाकिस्तान कहलाएगा, और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक आसानी से गुजार सकें। Quaid-e-Azam considered the Islamic system fully applicable. He wanted to establish the system of the country on the basis of Quran. In the session of All India Muslim League at Karachi 1943, he said, "What relationship knit the Muslim into one whole, which is the formidable rock on which the Muslim edifice has been erected, which is the sheet anchor providing the basis to the Muslim millet. The relationship, the sheet anchor and the rock is Holy Quran." उन्होंने 1943 में कहा था कि मुस्लिम मुसलमानों को कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक साथ एक नेशन बना के रखती है, और वो जो एक ऐसी चीज़ है जो मुसलमानों को एक साथ एक नेशन बना के रखी, वो सिर्फ और सिर्फ होली कुरान है। While addressing the students in March 1949, Quaid-e-Azam said, "Islam is our guide and it is a complete code of the life." कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ब्ता हयात है। Addressing at Alamgir, Quaid-e-Azam explained the ideology of the Pakistan in the following words. What was the motive of demand for Pakistan and what was the reason of the separate state for the Muslim? Why was need to be divided? India felt it's a reason neither a narrow mindedness of the Hindus nor the traces of the British. It's a fundamental demand of the Islam. तो दोबारा उन्होंने एक और जगह अलीगढ़ में कहा था कि हम पाकिस्तान को क्यों हासिल करना चाहते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम हिंदुओं की तंग नज़री से कम तंग आ गए हैं या
हम जो बरतानिया के लोग हैं उनसे छुटकारा आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान को हासिल करने का मेन मकसद जो है वो इट इज़ द फंडामेंटल डिमांड ऑफ इस्लाम। हम इसलिए पाकिस्तान को हासिल करना चाहते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजार सकें। गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान एट कराची 11 अक्टूबर 1947 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1947 कायदे आज़म said the establishment of the Pakistan for which we have been striving for the last 10 years is by the grace of the God and established fact today. But the creation of the states of our own was means to an end and not the end in itself. The idea was that we should have a state in which we could live and breathe as free men and which we could develop according to our lights and the culture where the principle of the social justice could find fair play. On one occasion, while explaining the ideology of Pakistan, Qaisism said, "We do not demand of Pakistan simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we can experiment on the Islamic principle." एक और जगह कायद ने कहा था कि हमें पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए था कि इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, हमें पाकिस्तान इसलिए चाहिए था ताकि हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। On 21 March 1948, Quaid-e-Azam addresses the people of the Dhaka. He said, "What we want is not to talk about the Bengalis, Punjabis, Sindhi, Balochi, and Pathan and so on. We are nothing but Pakistani. No, it is our duty to act like Pakistani." कि हम पाकिस्तान की जब बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम बंगाली हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं या बलोची हैं, पठान हैं। हमने जब भी पाकिस्तान की बात करनी है तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि वी आर पाकिस्तानी and we have to act like Pakistan. Beside it, the announcement that the minorities would be given a complete sense of security and they would enjoy equal rights. This is the fundamental teaching of Islam. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पे जो अक़लियती बरदरी है, यानी कि जो लोग मुसलमान नहीं है, अगर वो पाकिस्तान में आएंगे तो उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएंगे जो मुसलमानों को हासिल होंगे, उनके ऊपर कोई भी मजहबी पाबंदी नहीं होगी। On 1st July 1948, Quaid-e-Azam inaugurated the State Bank of Pakistan. The economic system of the West has created almost insoluble problem for the humanity. It has failed to do justice between man and man. We must present to the world an economic system based on a true Islamic concept of equality of manhood and social justice. The last one उन्होंने 1948 में स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए कहा था कि हमें ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इस्लामिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस करे, क्योंकि जो मगरब का इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पे जस्टिस नहीं है। ठीक है, सो हमें ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम प्रेजेंट करना पड़ेगा जो इस्लामिक कंसेप्ट के मुताबिक हो और लोगों के दरमियान जस्टिस कायम करे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।